हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक रैशनल। ये है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का लेक्चर नंबर 2। आई होप आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा। अब हम अपनी डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर की गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड के टॉपिक को। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड का ये मतलब है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी डिमांड डिपेंड करती है कि कितना हम खरीदेंगे या कितना हम कम खरीदेंगे, कितना हम ज़्यादा खरीदेंगे, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। उन फैक्टर्स को हम डिटर्मिनेंट्स कहेंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि शादी है आपके घर में और आपको जाना है वहाँ, तो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप शादी में कैसा बिहेव करेंगे। डिपेंड करता है कि आपका फेवरेट कज़न आया है कि नहीं आया है। अगर वो आया होगा तो आप अच्छे से बिहेव करेंगे और एकदम चार्मिंग मूड में होंगे, लेकिन वो नहीं आया तो आप एक कोना पकड़ के बैठ जाएंगे। वहीं दूसरा डिपेंड करता है फैक्टर कि आपकी अपीयरेंस कैसी है। मान लीजिए शादी में जाते ही साथ किसी ने आपके आउटफिट पे चटनी गिरा दी, आपका आउटफिट खराब हो गया, आपकी अपीयरेंस खराब हो गई, आपका मूड भी खराब हो गया, आप जाके कोने में बैठ गए। और तीसरी चीज़ डिपेंड करती है कि मान लीजिए आप घर से निकले, घर से निकलते ही साथ आपका पैर मुड़ गया, मूड हो गया खराब, तो शादी में अब आप जाके कोने में बैठे रहेंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमारा बिहेवियर डिपेंड कर रहा था कि हम शादी में जाके जैसा बिहेव करेंगे, वो चीज़ें हो गई डिटर्मिनेंट्स। और वैसे ही डिमांड जिन चीज़ों पे डिपेंड करेगी उन्हें हम कहेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। कि कितना हम कंज्यूम करेंगे, कितना हम डिमांड करेंगे, वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देख लेते हैं हम शुरुआत से। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड वो फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड ऑफ द कमोडिटी को। एग्जांपल ये हो सकता है कि कितना एक कंज्यूमर डिमांड करेगा, वो उसकी परचेजिंग पावर पर डिपेंड करता है, किसके कितना उसके पास पैसे हैं, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। पैसे होंगे तो वो खरीदेगा, नहीं होंगे तो वो नहीं खरीदेगा। पहला डिटर्मिनेंट आता है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब क्या, उसका रेट क्या है, उस कमोडिटी का कितने दाम पर मिल रही है। तो इसमें क्या होता है, एक हम इस डिटर्मिनेंट्स की समरी बना के चलते हैं साइड बाई साइड कि जब पहला है हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब इसमें क्या हो सकता है कि अगर कोई चीज़ महंगी है तो उसकी डिमांड लोग कम करेंगे। हाउएवर अगर कोई चीज़ सस्ती है तो उसकी डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ मेरी घट रही है, और वहीं अगर ये चीज़ मेरी बढ़ रही है तो ये चीज़ मेरी घट रही है। तो उल्टा होता है। यहाँ पे दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर मेरा एक्स वेरिएबल भी बढ़ रहा है तो मेरा वाई वेरिएबल भी बढ़ रहा है, और मान लीजिए मेरा एक्स वेरिएबल घट रहा है तो वाई वेरिएबल भी घट रहा है। इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन में दोनों चीज़ें मूव कर रही हैं। लेकिन वहीं हमारा इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है कि मेरा x वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो y वेरिएबल मेरा घटेगा, वहीं x वेरिएबल मेरा घट रहा है तो y वेरिएबल मेरा बढ़ेगा। और मान लीजिए यहाँ पे x वेरिएबल मेरा प्राइस है और y वेरिएबल मेरा है क्वांटिटी डिमांडेड। तो प्राइस अगर मेरा बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरा घट रहा था। तो यही चीज़ है कि इनके बीच में प्राइस ऑफ द कमोडिटी और द क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस के बढ़ने से मेरा क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा और प्राइस के घटने से मेरा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। तो डिपेंड कर रहा है कि नहीं प्राइस पे कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी। मान लीजिए प्राइस मेरा बढ़ गया तो मैं क्वांटिटी कम कर दूंगा, वहीं प्राइस मेरा घट गया तो मैंने क्वांटिटी कंजम्पशन की बढ़ा दी अपने। तो ये हो गई हमारी प्राइस ऑफ द कमोडिटी की समरी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। जरूरी है कि एकदम इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे ही सब चीज़ डिपेंड करती है। मेन चीज़ प्राइस ही है। पैसे हैं मेरे पास लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम नहीं खरीदेंगे। तो हम आ जाते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बता ही दिया कि प्राइस का बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, हाउएवर प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड मेरी बढ़ जाएगी। अगर सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, मान लीजिए प्राइस बढ़ा लेकिन वही मेरी इनकम भी बढ़ गई है, तो हो सकता है हम कंजम्पशन बढ़ा दें। बाकी सारी चीज़ों का कांस्टेंट होना जरूरी है, तभी ये प्राइस वाली रिलेशनशिप काम करेगी। प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज। एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्पल्स के प्राइस गिर गए तो उनकी डिमांड बढ़ गई, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए तो उनकी डिमांड घट गई, कंजम्पशन उनका घट गया, लोग ईवी पे शिफ्ट होने लगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने लगे, लोग ईवी पे शिफ्ट होने लगे तो पेट्रोल की डिमांड घट गई। वहीं डिस्काउंट ड्यूरिंग द सेल्स इंक्रीज डिमांड। डिस्काउंट ड्यूरिंग द सेल डिमांड को कैसे इंक्रीज कर रहा है? प्राइस पहले बिफोर डिस्काउंट मेरा प्राइस था 100 रुपये, फिर हमने 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आफ्टर डिस्काउंट मेरा प्राइस क्या हो गया 80 रुपीज़। तो क्या हुआ, मेरा प्राइस अल्टीमेटली घट गया डिस्काउंट की वजह से। डिस्काउंट की वजह से मेरा प्राइस घट गया तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ने लगी। अब अगला है हमारा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर हम तीन गुड्स की बात करेंगे, नॉर्मल गुड्स, एक होगा इंफीरियर गुड्स और इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इन तीनों के रिलेशन में हम समझेंगे कि इनकम से इन तीनों गुड्स की डिमांड पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। अब एक नॉर्मल गुड्स के केस में समझते हैं कि क्या होगा। पहले इसको रीड कर लेते हैं। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम से पता चलता है परचेजिंग पावर मेरी, मेरे पास पैसे हैं तो ही मैं चीज़ें खरीद पाऊंगा, तो इससे मेरी परचेजिंग पावर का पता चलता है। डिमांड बिहेव्स डिफरेंटली फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड। वही चीज़ लिखी हुई है, तीनों गुड्स के रिलेशन में समझना पड़ेगा हमें कि इनकम से इनकी डिमांड कैसे इफेक्ट होगी। अब समझते हैं नॉर्मल गुड्स के बारे में। नॉर्मल गुड्स,
अब नॉर्मल गुड्स मेरे वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड मेरी बढ़ती है इंक्रीज इन इनकम के साथ। इनकम मेरी बढ़ी तो मैं वो गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करने लगा, वहीं मेरी इनकम घट गई तो मैंने उन गुड्स का कंजम्पशन कम कर दिया। तो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स whose demand fall with fall in income and rises with rise in income। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने से बढ़ेगी, इनकम के घटने से घटेगी। नॉर्मल गुड्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? डेली लाइफ में हम कोई भी गुड्स यूज़ करते हैं, जैसे वो नॉर्मल गुड्स हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमें राइस राइस हम कोई खरीदते थे 80 रुपीज़ के जी वाला, 80 रुपीज़ पर केजी वाले राइस हम खरीदते थे, तब हमारी इसकी डिमांड हम मान लीजिए 10 केजी ले रहे थे। लेकिन यही 80 रुपीज़ वाला जो था राइस, हमारी यहाँ पे इनकम कितनी थी? मान लीजिए 10,000 रुपीज़। लेकिन राइस आज भी उतना ही का है, लेकिन हमने आज क्या कर दिया कि अपनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दी है, क्योंकि हमारी इनकम जो है 20,000 मान लीजिए हो गई है। तो 20,000 होने से क्या हुआ कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई और राइस का कंजम्पशन हमने बढ़ा दिया। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड इंक्रीज इन इनकम के साथ इंक्रीज करती है, डिक्रीज इन इनकम के साथ गिर जाती है। तो इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे आ रहा है निकल के? हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप नॉर्मल गुड्स के केस में निकल के आ रहा है कि मेरा वाई बढ़ रहा था, वाई इनकम को डिनोट कर रहा है, वाई बढ़ रहा था तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड मेरी बढ़ जा रही थी। वही वाई अगर मेरा घटेगा तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड मेरी घट जाएगी। तो अगर हम इसको समरी में लिखना चाहें तो हम इसको लिख लेते हैं। तो दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा है इनकम। इनकम के अंदर हम 3 गुड्स की बात करेंगे, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़। नॉर्मल गुड्स की हम बात करें तो वाई के बढ़ने से हमारी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। एग्जाम्पल नॉर्मल गुड्स की हो सकते हैं, क्लोथ हो गया, कपड़े हमारे जो हम पहनते हैं डेली लाइफ में, कपड़े की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी वाई के बढ़ने से। कार्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ये सब एग्जांपल है नॉर्मल गुड्स के। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं आप इसको जान लेते हैं। इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी के गुड्स होते हैं। इंफीरियर गुड्स थोड़ा क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं होती, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की, चीप क्वालिटी के बोल सकते हैं हम लोग, ये गुड्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इनमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ। इनकम बढ़ेगी तो हम सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के गुड्स कंजम्पशन कम कर देंगे और अच्छी क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर हम इसको देखें तो डिमांड इसकी डिक्रीज होती है इन गुड्स की, ये वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड डिक्रीज होती है इंक्रीज इन इनकम के साथ, क्योंकि कंज्यूमर जो है बेटर अल्टरनेटिव्स पर शिफ्ट हो जा रहा है। जैसे लोकल अनब्रांडेड गुड्स हो गए, कोर्स ग्रेन्स हो गए। कोर्स ग्रेन्स में जैसे ज्वार हो गया, मेरा बाजरा हो गया, पहले मैं ये सब चीज़ें कंज्यूम करता था, लेकिन मेरी इनकम बढ़ी तो मैं वीट की तरफ आ गया। तो अगर हम इसको समरी में लिखना चाहें तो इसकी हम समरी बना सकते हैं कि वाई के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से मेरा इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो घट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। नेक्स्ट हमारा है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। अब इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज कौन सी चीज़ें होती है इसको समझते हैं। वर्ड है इनएक्सपेंसिव, मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है, महंगी चीज़ें नहीं है। और नेसेसिटी मतलब ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी येट नॉट महंगी। तो ये वो गुड्स होते हैं जो एसेंशियल हैं, एसेंशियल मतलब ज़रूरी हैं और चीप हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। डिमांड इनकी जो है डज नॉट चेंज मच विद इनकम चेंजेस। इन गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती इनकम के साथ, ये एक लेवल तक हो सकता है बढ़ें, फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्ट, सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया। सॉल्ट ज़रूरी तो है, खाने में उसे डालेंगे नहीं जब तक टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मेरी इनकम बढ़ गई तो हम 100 टन 200 टन नमक ही ले आ रहे हैं उठा के। मैच बॉक्स, इतना छोटा मैच बॉक्स होता है, मेरी इनकम बढ़ गई है तो हमने कहा अरे ले आओ 1000-2000 डिब्बे अब रखते हैं इसको, ऐसा तो होता नहीं है। तो सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया और बेसिक मेडिसिन हो गई। बेसिक मेडिसिन मतलब जैसे मान लीजिए पैरासीटामॉल तो आपके घर में होना ही चाहिए, कभी किसी को बुखार चढ़ गया तो उसके लिए काम आएगी। तो बेसिक मेडिसिन भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैंने कहा पैरासीटामॉल का स्टॉक ले आओ पूरा, अब इसी को काम चलाएंगे, एक्सपायर हो जाएगी, कोई काम की रहेगी नहीं कुछ देर बाद वो। तो इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज वो गुड्स होते हैं जो ज़रूरी तो हैं बट चीप हैं, इनकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है इनकम चेंज के हिसाब से। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल, एक ग्राफ दिया हुआ है फ्रैंक की बुक में, उसको समझते हैं हम थोड़ा, ये वाला रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द डिमांड। आप जैसे देख रहे हैं ये मेरा जो है ये वाला, ये नॉर्मल गुड्स का मेरा ग्राफ है। इधर वाई एक्सिस पे मेरी इनकम है और एक्स एक्सिस पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है। ये जो है मेरा ये वाली लाइन मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, और ये मेरी जो वर्टिकल लाइन है ये मेरा वाई एक्सिस है।
वाई एक्सिस मतलब हम अगर इनकम प्लॉट करेंगे तो इस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड शो करना होगा तो हम इस एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो क्या हो रहा है, इधर साइड इनकम जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो मेरी इनकम बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में इधर साइड राइट हैंड साइड आते जाएंगे तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। यहाँ पे मेरी क्वांटिटी डिमांडेड कम है, वहीं अगर इस पॉइंट में हम देखेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी ज्यादा है। तो अगर हम देखेंगे नॉर्मल गुड्स का मेरा ग्राफ है, ये कैसा जा रहा है, एकदम ऐसा सीधा अपवर्ड जा रहा है। अपवर्ड जा रहा है तो मतलब यहाँ पे मेरी इनकम जब इतनी थी तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड इतना था। हाउएवर मेरी इनकम बढ़ गई, इनकम मेरी बढ़ गई है y2 y1 पे देखें हम, अगर ये मेरा y1 है, y1 में ये मेरा यहाँ पे, तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी यहाँ कहीं पे आएगी। मतलब जब मेरी इनकम इतनी थी तो मैं इतना क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, लेकिन मेरी इनकम जब बढ़ी, इधर साइड बढ़ी इनकम, y2 पे मेरी आ गई इनकम, तो क्वांटिटी डिमांडेड मेरी ऑटोमेटिकली आगे आ गई Q2 पे। तो वही दिखा रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है तो मेरी दूसरी भी चीज़ बढ़ ही रही है। और वहीं अगर हम ये देखें इंफीरियर गुड्स का ग्राफ, तो इंफीरियर गुड्स का ग्राफ मेरा थोड़ा बैकवर्ड टाइप में बन रहा है। बैकवर्ड टाइप में मतलब मेरी इनकम यहाँ पे बढ़ी, लेकिन मेरी इनकम इतनी नहीं बढ़ी शुरुआत में कि मैं उसको कोई अच्छी चीज़ अफोर्ड कर सकता। तो मैंने क्या किया कि उन्हीं गुड्स का कंजम्पशन थोड़ा बढ़ा दिया इंफीरियर गुड्स का, लेकिन अल्टीमेटली जब मेरी इनकम इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब मैं बेटर अल्टरनेटिव पे शिफ्ट कर सकता था, तो मैंने क्या किया कि कंजम्पशन इंफीरियर गुड्स का कम कर दिया। यहाँ पे देखिए बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, यहाँ पे आई, फिर इसने अचानक से पीछे शिफ्ट मार दिया। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड मेरी ये थी, लेकिन अगर इस पॉइंट पे हम देखें क्वांटिटी डिमांडेड, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड पीछे आ गई है, कम हो गई है। इनकम मेरी बढ़ी, इनकम मेरी इतनी थी तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी, लेकिन इनकम मेरी यहाँ पे आ गई तो मेरा इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन इधर पर आ गया। तो ये मेरा थोड़ा बैकवर्ड टाइप का ग्राफ बनता है। वहीं हम इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज का ग्राफ अगर देखें, ये मेरा IN, ये इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज का ग्राफ है। तो इनका कंजम्पशन देखिए, थोड़ा मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने खरीदा 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 खरीदा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कि एक हद आएगी, नमक के पैकेट कितने भर लोगे, एक हद आएगी, उसके बाद ये जो है एकदम वर्टिकल हो गया। मतलब क्या है कि अब इस लेवल पे भी इतना ही मैं कंज्यूम कर रहा हूँ Q2, लेकिन मेरी इनकम अगर और बढ़ रही है तब भी मैं इसको Q2 ही कंज्यूम कर रहा हूँ। Q2 कंज्यूम कर रहा हूँ मतलब कि मेरी इनकम एकदम कांस्टेंट हो गई है, एकदम वर्टिकल मेरा ऐसे ग्राफ बन रहा है। तो अब चाहे मेरी इनकम इस पॉइंट के बाद मेरी इनकम चाहे एकदम बढ़ के, अगर थोड़ा हम इसको ग्राफ एक्सटेंड करें, मेरी इनकम यहाँ पे भी आ जाए तब भी एकदम ऐसे सीधा ही जाएगा, वर्टिकली जाएगा। अब हम कंजम्पशन इसका डिमांड इसकी नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये मेरा फ्रैंक से ग्राफ हमने देख लिया। तो अगर हम इसको लिखना चाहें इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज का समरी में, तो वाई इंक्रीज करने से इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज की डिमांड पहले तो इंक्रीज करती है, बट आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट हो जाती है। तो ये मेरा दूसरा डिटर्मिनेंट था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब हम आगे के डिटर्मिनेंट्स को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार एग्जांपल्स को रेफर कर लेते हैं। अब एग्जांपल्स क्या है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का, सॉल्ट। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज का एग्जांपल क्या है, सॉल्ट, मैच बॉक्स, बेसिक मेडिसिन, ये तो देख लिया। अब एग्जांपल देखते हैं, हम सारे तीनों का कंबाइंड देखते हैं। सैलरी मेरी अगर इंक्रीज कर रही है तो इससे क्या होगा कि ब्रांडेड प्रोडक्ट की डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। हायर इनकम से क्या होगा कि लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड मेरी घट जाएगी। और वहीं डिमांड फॉर द सॉल्ट रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज डिस्पाइट इनकम राइज। एक पॉइंट के बाद एकदम कांस्टेंट हो जा रही थी, तो ऑलमोस्ट अनचेंज है सॉल्ट की डिमांड मेरी, इनकम बढ़े बढ़े हम सॉल्ट उतना ही कंज्यूम करेंगे। अब वहीं पे तीसरा डिटर्मिनेंट्स मेरा आता है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब कंज्यूमर की क्या चॉइस है, किन चीज गुड्स की तरफ वो ज्यादा इंक्लाइंड है, किन चीज़ों को वो ज्यादा पसंद करता है। हाउएवर वो किन चीज़ों से उतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं है। मतलब जैसे किसी को तीखा पसंद होता है, कोई स्पाइसी खाना पसंद करता है, कोई चाहता है कि हम थोड़ा कम स्पाइसी खाएं। तो ये जो है वो उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस होती है। ये तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिमांड डिपेंड करती है। जैसे देखिए हैबिट्स, क्या उसकी हैबिट्स है, वो स्पाइसी खाता है कि नहीं खाता है। फैशन क्या चल रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर फैशन चल रहा है, मान लीजिए बैगी पैंट्स का फैशन चल रहा है और कंज्यूमर भी उधर तरफ इंक्लाइंड है, तो क्या होगा, वो कंजम्पशन डिमांड बढ़ा देगा बैगी पैंट्स की। वहीं किस कल्चर से वो आता है, अब यहाँ पे किस कल्चर से क्या मतलब है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं। अब नॉन वेजिटेरियन वाला जो है वो वेज खा सकता है और नॉन वेज भी खा सकता है, लेकिन वेजिटेरियन वाला जो है वो नॉन वेज को टच भी नहीं कर सकता। तो वेजिटेरियन वाला कभी भी नॉन वेज की डिमांड नहीं करेगा। तो ये इसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ये कल्चर किस कल्चर से आता है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की गुड्स कंज्यूम करेगा। हाउएवर यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, उस पर भी डिपेंड करता है। अब इनका क्या होता है, ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं डिमांड को, एक बार समझ लेते हैं। अगर फेवरेबल चेंज हो रहा है तो इनकी डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन अनफेवरेबल चेंज है तो इनकी डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। कोई ऐसा चेंज हो गया, फेवरेबल चेंज मतलब कोई ऐसा चेंज हो गया जिससे डिमांड बढ़े। पहले ये जो है बैगी जीन्स चली, तो इसकी डिमांड कब बढ़ी, जब स्लिम जीन्स की डिमांड कम हो गई। तो इसकी डिमांड कम होना क्या है कि मेरे इसकी डिमांड कम होना फेवरेबल चेंज है, किसके लिए, बैगी जीन्स के लिए। तो बैगी जीन्स की फिर डिमांड मेरी बढ़ गई और स्लिम जीन्स वाली डिमांड आउट ऑफ फैशन हो गई और ये घट गई। तो ये जो चेंज हुआ मेरा कि इसकी डिमांड घटी, ये फेवरेबल चेंज किसके लिए बन के आया, बैगी जीन्स के लिए। जैसे अब देखते हैं फिटनेस ट्रेंड इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द हेल्दी फूड। फिटनेस का ट्रेंड चला था एकदम, सब अब एकदम जिम जाएंगे और हेल्दी रहेंगे, तो उससे क्या हुआ, हेल्दी फूड्स की मेरी डिमांड बढ़ गई। हाउएवर फैशन चेंज में अगर हम देखें तो इससे डिमांड न्यू क्लोथिंग स्टाइल्स की बढ़ गई। भाई बैगी जींस वाला एग्जांपल दिया कि फैशन में चेंज आया, फैशन में चेंज आया तो कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आया, कंज्यूमर के टेस्ट में चेंज आने से क्या हुआ कि वो ट्रेंडी चीजों की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो गया और उनकी डिमांड ज्यादा करने लगा।
हाउएवर अगर देखें हेल्थ अवेयरनेस जो है रिड्यूस करती है डिमांड फॉर द जंक फूड, वही आ गया फिटनेस की वजह से हेल्दी फूड कंजम्पशन बढ़ गया, हेल्थ के लिए लोग अवेयर हो गए, इससे क्या हुआ कि हमारी जंक फूड की डिमांड घट गई। एक अगर अगला डिटर्मिनेंट हमारा आता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स अगर हम देखें, देख लेते हैं एक बार। रिलेटेड गुड्स मेरे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक मेरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सेम तरह की वांट को सेटिस्फाई करते हैं, ये एक दूसरे की जगह पे इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। इंटरचेंजेबली यूज होने का मतलब क्या है कि अगर मेरी ये चीज अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको कंज्यूम कर लूंगा, अगर मेरी ये चीज अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको कंज्यूम कर लूंगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों एक सेम टाइप की वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जैसे कि टी और कॉफी एक एग्जांपल है सब्स्टिट्यूट गुड का। अब मुझे प्यास लगी है तो मैं कोल्ड ड्रिंक भी पी सकता हूँ, वाटर भी पी सकता हूँ, दोनों से मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो ये जो है मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल हो गए हैं। तो वहीं अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अगर हम समझें तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मेरे वो गुड्स होते हैं जो मेरे जॉइंटली यूज होते हैं। जॉइंट डिमांड हमने पढ़ा था, जॉइंट डिमांड उन गुड्स की डिमांड को यूज कहते हैं जो मेरे साथ में यूज होने वाले गुड्स होते हैं, उनकी डिमांड को हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। तो यही चीज होती है, वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड होती है जिसे हम जॉइंट डिमांड कहते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो साथ में यूज होते हैं, और सब्स्टिट्यूट गुड्स मेरे वो गुड्स हैं जो एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं, ये साथ में नहीं यूज होते हैं, ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। तो अगर हम इसको नोट से एक बार देख लें, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मेरे वो गुड्स होते हैं जिनके प्राइस अगर मेरा एक का बढ़ रहा है तो डिमांड मेरी अदर की डिक्रीज कर जाएगी। अब इसको दोनों का रिलेशन समझते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस के साथ। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स का। एग्जांपल, क्या हो सकता है मेरा कोक और पेप्सी, ये दोनों मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दोनों कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स हैं, दोनों एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं। तो अगर हम देखें एक स्केड्यूल बना लेते हैं, यहाँ पे कोक का स्केड्यूल बना लेते हैं और यहाँ पे हम पेप्सी का बना लेते हैं। तो ये मेरा दोनों का डिमांड स्केड्यूल है, एक टेबल है एक तरह से जो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को दिखा रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अभी हम डिमांड स्केड्यूल के टॉपिक पे पहुंचे नहीं है, इसलिए ऐसा इसको समझ सकते हैं। जब यहाँ पे मेरा कोक मेरी 10 रुपए की मिलती थी तब हम इसकी 100 क्वांटिटी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे थे। ये मान लीजिए मेरी टोटल मार्केट डिमांड है, पूरे टोटल कंज्यूमर कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, 10 रुपए की मिलती थी तो 100 कंज्यूम करने लगे, लेकिन यहाँ अभी भी 10 ही रुपए की मिल रही है, डिमांड घट गई है। क्यों? वाई डिमांड क्यों घटी? क्योंकि इसका जो ऑल्टरनेटिव था पेप्सी, उसने अपने प्राइस कम कर दिए। तो जब यहाँ चीज़ सस्ती मिलने लगी तो हम यहाँ से शिफ्ट करें, ये 50 कंज्यूमर और यहाँ आ गए, ये 10 का मिल रहा था तो ये भी 100 था, 100 ये भी खरीद रहे थे लोग, 100 ये भी खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ के 50 लोग कहाँ गायब हो गए? यहाँ पे आ गए, ये 150 हो गया क्योंकि प्राइस मेरा घट गया। तो इसमें अगर हम समझें तो क्या हो रहा है, मेरा सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घटने से मेरा क्या हो रहा है कि कोक की डिमांड मेरी घट जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हमको दिख रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ द वन इंक्रीजेज, एक का प्राइस बढ़ गया, कोक का मान लीजिए मेरा प्राइस बढ़ गया, तो मेरा क्या हुआ कि पेप्सी की मेरी डिमांड बढ़ गई, क्योंकि ये महंगा पड़ने लगा लोगों को तो लोग इधर शिफ्ट हो गए पेप्सी पे, तो पेप्सी की मेरी डिमांड बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं कि मेरा इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में अगर हम देखें तो मेरा यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स रिलेशनशिप अब हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल बना के। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सबसे यूनिवर्सल एग्जांपल क्या है मेरा, कि कार एंड पेट्रोल। एग्जांपल अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, कार हो गई, पेट्रोल हो गया, तो ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशन है। समझते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइस कार का। जब मेरा प्राइस कार का 20 लाख रुपीस था तो मेरी 2.5 करोड़ यूनिट्स बिक जा रही थी। डिमांड, ये मार्केट डिमांड है कि टोटल मार्केट में 2.5 करोड़ कार बिक जा रही थी जब 20 लाख की एक कार मिलती थी। वहीं प्राइस मेरा कार का बढ़ गया, तो कार का मेरा प्राइस बढ़ा तो ये 1.5 करोड़ हो गई, डिमांड मेरी घट गई। नॉर्मल रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है इसमें, प्राइस बढ़ा तो मेरी डिमांड घट गई। अब इसके कंपैरिजन में देखते हैं कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब ये जॉइंटली जो यूज होता है इसके साथ गुड्स, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा। प्राइस मेरा कांस्टेंट है, ये पेट्रोल 90 रुपीज लीटर पहले भी था, 90 रुपीज लीटर अभी भी था, लेकिन क्या हुआ, मेरा 2.5 बिलियन लीटर पहले कंज्यूम होता था, अब ये मेरा 1.5 बिलियन लीटर कंज्यूम होने लगा, घट गया। प्राइस तो मेरा कांस्टेंट है लेकिन डिमांड मेरी घट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब लोग कार ही कम खरीदने लगे, कार कम खरीदने लगे तो पेट्रोल कम डलने लगा। तो इससे क्या हुआ मेरा, अगर हम इसका निकालें रिलेशनशिप, अगर हम इसकी रिलेशनशिप निकालें तो ये मेरा क्या हुआ कि प्राइस मेरा कार का बढ़ गया, तो इससे क्या हुआ, पेट्रोल की मेरी डिमांड घट गई। तो मेरा क्या दिख रहा है साफ साफ कि इसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है। अगर यही मेरा प्राइस कार का गिर के हो जाता 10 लाख तो ये मेरी डिमांड बढ़ के 3.5 करोड़ हो जाती। अब ये 1.5 करोड़ जो एक्स्ट्रा कार बिकी है वो यहाँ से पेट्रोल डलाते तो हो सकता था ये 3.5 बिलियन लीटर हो जाती डिमांड। हाउएवर यहाँ पे प्राइस 90 रुपीज लीटर ही रहता लेकिन डिमांड बढ़ जाती। तो यहाँ पे मेरा इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हमारा है
एक बार इसका फ्रैंक से डायग्राम हम देख लेते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये हमारा है ओरिजिन, ये हमारा है वाई एक्सिस। अब क्या मैंने बताया कि क्वांटिटी डिमांडेड जब भी बढ़ेगी इधर बढ़ेगी, यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ कम है, और प्राइस जब भी बढ़ेगा तो ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा प्राइस है तो ये कम है। अब यहाँ पे क्या दिया है, कॉफ़ी के प्राइस से रिलेशन दिया हुआ है टी की डिमांड से। अब क्या हो रहा है, मेरा कॉफ़ी का प्राइस मेरा पहले P0 था तो मेरी डिमांड Q0 हो रही थी, इस पॉइंट पे आ रही थी मेरी डिमांड। लेकिन जब मेरा कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, P0 से P1 शिफ्ट हो गया, तो मेरी डिमांड जो है Q0 से Q1 शिफ्ट हो गई, ये भी इंक्रीज कर गई। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है हमको। ये कौन से गुड्स का केस है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का। और वहीं अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, तभी ये डाउनवर्ड कर्व बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अगर हम देखें जब मेरा पेट्रोल का प्राइस मेरा कम था, P0 था, तो क्या हो रहा था, लोग क्या कार ज़्यादा खरीद रहे थे कि पेट्रोल सस्ता है। लेकिन मेरा पेट्रोल का प्राइस जैसे बढ़ के P1 हो गया तो लोग कार कम खरीदने लगे क्योंकि पेट्रोल महंगा है, डिमांड इधर आ गई और पेट्रोल मेरा इधर चला गया, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। क्योंकि आप खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा पेट्रोल पे, तो इसलिए लोग कह रहे हैं अब हम ईवी पे शिफ्ट हो जा रहे हैं, हम कार वार भूल जाओ, अब हम ईवी वाली कार लेंगे, पेट्रोल वाली कार नहीं लेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है निकल कर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस से क्या मतलब है यहाँ पर कि कंज्यूमर फ्यूचर पीरियड के बारे में क्या एस्टिमेट लगाकर बैठा हुआ है। एस्टिमेट लगा के बैठा है कंज्यूमर कि फ्यूचर में मेरे प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो आज की डेट में ज़्यादा खरीदेगा। हाउएवर अगर उसने ये लगाया है एस्टिमेट कि फ्यूचर में जाके मेरे दाम कम होंगे चीज़ों के, तो आज कम कंजम्पशन करेगा, तो क्या हो रहा है, डिमांड इफेक्ट हो रही है इसकी वजह से। तो डिमांड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस या फ्यूचर की इनकम। अगर कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड आज की डेट में इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में प्राइस गिरेंगे तो कंज्यूमर डिमांड आज के टाइम पे डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो आगे जाके इंक्रीज करेगा डिमांड जब सस्ते में सामान मिलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। पीपल बाय गोल्ड एक्सपेक्टिंग द फ्यूचर प्राइस राइजेस। लोग अभी गोल्ड खरीद रहे हैं कि आगे प्राइस बढ़ेगा तो हम इसको महंगे में बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, तो आज जो है गोल्ड की डिमांड मेरी बढ़ रही है क्योंकि फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस मेरा बढ़ेगा। ये गोल्ड के केस में है। हाउएवर क्योंकि ये इन्वेस्टिंग पर्पज से है तो हम इसको आगे जाके बेचेंगे, तो इसलिए हम आज ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन अगर यही कोई नॉर्मल गुड्स होता जिसकी आगे जाके प्राइस मेरा बढ़ने वाला होता तो हम उसको आज ज़्यादा खरीद लेते क्योंकि आगे जाके वो हमें महंगा मिलेगा। अब यहाँ पे गोल्ड का दिया हुआ है कि फ्यूचर में महंगे में हम बेच सकते हैं, इसलिए हम आज ज़्यादा खरीद रहे हैं। कंज्यूमर डिले बाइंग फोन्स एक्सपेक्टिंग द डिस्काउंट। सेल वेल लगती है, बिग बिलियन डेज आता है, और क्या आता है, अमेजोन पे कोई एक सेल आती है और फ्लिपकार्ट पे आती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है लोगों की। और जस्ट मान लीजिए कुछ दिनों बाद सेल आने वाली है तो आज हम नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम आगे सस्ते में खरीद लेंगे। तो वही चीज़ दी हुई है कि डिस्काउंट की वजह से हो सकता है कंज्यूमर डिले कर दें अपनी परचेज को। अब यहाँ पे स्टॉक पाइलिंग ऑफ गुड्स बिफोर इन्फ्लेशन। आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो प्राइस आने वाले समय में महंगा हो जाएगा, तो हम आज के टाइम पर गुड्स पहले से खरीद के इकट्ठा कर रहे हैं, पाइलिंग उसकी कर रहे हैं। तो वही चीज़ लिखी हुई स्टॉक पाइलिंग, मतलब आज के टाइम पे हम इकट्ठा कर रहे हैं चीज़ें क्योंकि आने वाले समय में चीज़ें महंगी होने वाली हैं। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट हमारा आता है कंज्यूमर की क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटीज़ से मतलब है कि कंज्यूमर को लोन कितनी आसानी से मिल जा रहा है, या कंज्यूमर कितनी ईजिली अपना कम पैसा खर्चा करके, अपनी जेब से कम पैसा खर्चा करके चीज़ें ले पा रहा है। क्रेडिट फैसिलिटी में अगर हम देखें तो ये क्या करता है, इससे कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। अल्टीमेटली परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड भी मेरी चीज़ों की बढ़ जाएगी। वहीं अगर देखें लोन मिलना अगर टफ है तो कंज्यूमर लोन ले नहीं पाएगा, उसे अपनी जेब से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा पैसा। तो हो सकता है कि उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाए, उसे और कोई खर्चे हैं, उसकी वो लोन ले नहीं सकता, उसके और कोई खर्चे हैं, वो वहाँ खर्चा करेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वहीं अगर उसे लोन ईजिली मिल जाएगा तो हो सकता है वो लोन ले ले, लोन लेके वो जो चीज़ खरीदना चाह रहा है उसे भी खरीद ले, दूसरी जो उसकी नीड्स थी उसको भी पूरा कर ले। तो अगर मेरी ईजी क्रेडिट फैसिलिटीज़ है, मतलब लोन आसानी से मिल जा रहा है, तो डिमांड मेरी गुड्स की बढ़ जाएगी क्योंकि मेरी परचेजिंग पावर जो है बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं अगर मेरी टाइट या स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी है अगर बैंक्स की कि लोन इतने आसानी से नहीं मिलता है, तो डिमांड मेरी डिक्रीज हो जाएगी आज के समय में। एग्जाम्पल इसका, इससे क्या होता है, परचेजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है, अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल अगर ईजी EMI इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द कार। ईजी EMI मतलब कि डाउन पेमेंट मेरी बहुत ही कम लग रही है और फिर इंस्टॉलमेंट्स भी मेरी ढेर सारी बन जा रही है। मान लीजिए हमको 1000 रुपये महीने का देना पड़ रहा है ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स बनवाने के चक्कर में, तो क्या हो रहा है कि मेरे लोड कम पड़ रहा है मेरी पॉकेट पे, इस तरह से डाउन पेमेंट भी मुझे कम देनी पड़ रही है, तो मैं कार हो सकता है खरीद लूँ। लेकिन अगला एग्जाम्पल है अब क्रेडिट कार्ड यूजेज इंक्रीजेज द कंज्यूमर स्पेंडिंग। क्रेडिट कार्ड जेब में रखा है, निकाला, स्वाइप किया, पे किया और चल दिया सामान लेके घर, बाद में पे करना है उनको, मेरी जेब से तो अभी जा नहीं रहा है, तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। क्रेडिट कार्ड मैंने निकाला, टैप किया या स्वाइप किया, पेमेंट किया और सामान लिया और मैं घर चल दिया। तो इससे क्या हुआ, क्रेडिट कार्ड की वजह से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई। परचेजिंग पावर के बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि लोगों की डिमांड भी बढ़ गई। लेकिन ऐसे लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, यूज़ करते गए देने का पेमेंट का पैसा ही नहीं बचा आखिरी में, तो इससे बहुत दिक्कत हो जाती है। होम लोन से क्या होगा, होम लोन ईजिली मिल रहे हैं हमको, होम लोन हमें ईजिली मिल रहे हैं तो लोग घर ज़्यादा बनवा रहे हैं।
नेक्स्ट हमारा आता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का क्या मतलब है? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का ये मतलब हो गया कि एक आदमी की फितरत होती है कि वो अगर कोई दूसरी चीज़ को देखता है, कोई बहुत ही शाइनी चीज़, कोई बहुत ही ग्लैमरस चीज़ को देखता है या किसी और को देखता है, तो उसका कंजम्पशन स्टाइल को कॉपी करने की ट्राई करता है। कोई चीज़ अगर हमें पसंद आ रही है कि फलाने दोस्त ने मेरे एक वॉच पहनी हुई थी, अच्छी लगी हमें, उसका देखा मैंने कि उसके हाथ पे अच्छी लगी थी, मैंने कहा मैं भी लूँगा इसको। तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब कि देखा देखी, अगर सिंपल वर्डिंग्स में बोला जाए। दूसरे को हमने देखा तो हमने कहा हमें भी अब चाहिए। तो कंज्यूमर जो है टेंड टू इमिटेट, इमिटेट का मतलब यहाँ पे है कि कॉपी करता है, कॉपी करता है कंजम्पशन पैटर्न दूसरे लोगों का, स्पेशली अमीर लोगों का। क्या है कि हम अमीर दिखे, एक्चुअली में हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या होगा मेरा कि डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरे को देखा हमने, गए खरीदा तो डिमांड मेरी बढ़ गई। इसमें क्या होता है कि हमें ज़रूरत तो उस चीज़ की नहीं होती, रियल नीड हमारी जो है गायब है, लेकिन हम जो है शो ऑफ के चक्कर में कि अब हम भी कैसे पीछे रहें, तो हम गए सोशल इन्फ्लुएंस के चक्कर में, हम लेके उस चीज़ को चले आए। एग्जांपल अगर हम इसका देखें कि ब्रांडेड क्लोथ्स हमने खरीद लिए अपने साथियों को मैच करने के लिए, पीयर्स मतलब साथ वाले, तो हमने ब्रांडेड क्लोथ्स खरीदे, वो भी ब्रांडेड पहनते थे। मुझे फोमो हुआ मुझे कि फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, फोमो हुआ, मैंने कहा कुछ तो छूट रहा है मुझसे, मैं भी गया ब्रांडेड क्लोथ्स उठाकर ले आया। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल है हमारा कि एक्सपेंसिव फोन हमने खरीदा दिखाने के लिए, स्टेटस, आईफोन ले लेते हैं, इतना क्रेज बना, जेब में पैसे हैं नहीं, ईएमआई पे उठा रहे हैं, क्यों? दिखाना है। तो इससे क्या हुआ कि डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से आईफोन की मेरी डिमांड बढ़ गई, आईफोन की डिमांड मेरी डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से बढ़ गई। दूसरों के ट्रेंड, इन्फ्लुएंसर के ट्रेंड, लाइफस्टाइल पैटर्न को कॉपी करना, फॉलोइंग लाइफस्टाइल ट्रेंड ऑफ द इन्फ्लुएंसर। कोई चीज़ वायरल हुई, एक मीम वायरल हुई, वैसी ही मीम चलने लगी पूरे इंस्टा पर। तो ये क्या हो रहा है? हाँ, इसमें इन्फ्लुएंसर्स के अब यहाँ पे एक बहुत तगड़ी चीज़ चली थी, एक लाबूबू डॉल्स करके एक चीज़ अभी चली थी कुछ दिन पहले। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर उसे अपने बैग में की चेन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और पोस्ट कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वो स्केरी टाइप की, ऐसे उसके बड़े बड़े ऐसे दांत होते थे और ऐसे हुए, लेकिन उससे क्या हुआ कि लोगों ने देखा तो डिमांड बढ़ गई उसकी। लोग कहें अब मेरा ये फेवरेट इन्फ्लुएंसर है, अब इसने लगाया है तो मैं कैसे पीछे रहूँ, मैं भी लगाऊंगा। तो इससे क्या हुआ? डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, मतलब देखा देखी की वजह से मेरी डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है। कोई इन्फ्लुएंसर आया, अब जैसे डिमांड बढ़ जाती है घट जाती है, यहाँ पे देखते हैं एक, वो देखते हैं एग्जाम्पल रोनाल्डो का, याद है? रोनाल्डो की एक वीडियो वायरल हुई थी कि इधर रखा हुआ था वो, इधर रखा हुआ था कोक और इधर रखा हुआ था पानी, तो उसने ऐसे कोक को साइड किया और पानी को उठाया, कहा ड्रिंक वाटर। उससे क्या हुआ कि कोक की डिमांड मेरी घट गई। अब क्या हुआ कि इन्फ्लुएंसर को हमने देखा, उसके लाइफस्टाइल पैटर्न को देखा, हमने कोक की डिमांड को कम कर दिया, हम वाटर की डिमांड को ज़्यादा कंज्यूम करने लगे, वाटर हम पीने लगे और कोक हमने कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ? शेयर प्राइसेस भी बहुत उसके गिर गए थे उस टाइम पर। नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन पे कैसे डिपेंड? कॉम्पोजिशन मतलब कि वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं, मतलब कि बुढ़े ज़्यादा हैं वहाँ, जवान लोग ज़्यादा हैं, कि बच्चे मेरे ज़्यादा हैं, किड्स। तो इस पर भी डिपेंड करता है। कॉम्पोजिशन से क्या मतलब है कि कॉम्पोजिशन मतलब जहाँ जैसे लोग होंगे वहाँ वैसे डिमांड होगी। अब जहाँ ओल्ड एज वाले लोग हैं वहाँ हो सकता है मेडिसिन ज़्यादा बिके, वो चलने वाली एक बैसाखी होती है वो ज़्यादा बिके, हो सकता है व्हील चेयर ज़्यादा बिके। जिस एरिया में, मान लीजिए ये है हमारा इंडिया, अजीब सा बन रहा है बट ठीक है। अब हो सकता है एक स्टेट में यहाँ बुढ़े ज़्यादा हैं, एक स्टेट में यहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं इधर साइड में। तो हो सकता है यहाँ पे जहाँ पे बुढ़े ज़्यादा हैं वहाँ पे हमारा बुढ़े वाले गुड्स बिकें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, मेडिसिन बिक रही हैं ज़्यादा, वहाँ कपड़े बच्चों के कम बिक रहे हैं। या जहाँ पे फिर बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ हो सकता है बच्चों की चीज़ें ज़्यादा बिकें, टॉयज़ बिक रहे हैं, कपड़े छोटे छोटे बच्चों के बिक रहे हैं, डिमांड उनकी ज़्यादा हो रही है। और जहाँ पे पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है वहाँ बुक्स की डिमांड ज़्यादा है। जहाँ पे लोग एकदम, जहाँ पे लिटरेसी रेट मेरा कम है, तो हो सकता है वहाँ फावड़ा बिक रहा है, तसला बिक रहा है सीमेंट मिक्स करने के लिए, ये सब चीज़ें बिक रही हैं। लेकिन इसी की चीज़ को कहते हैं इनइक्वालिटी या रीजनल इम्बैलेंस। इनइक्वालिटी या रीजनल इम्बैलेंस, कहीं पे कुछ लोग हैं, कहीं पे कुछ लोग हैं, कहीं पे कुछ लोग हैं, इसको करेक्ट करना चाहिए। तो कॉम्पोजिशन से डिपेंड करता है कि किस टाइप्स के गुड मेरे कंज्यूम होंगे, किस टाइप के, और साइज से मेरे डिपेंड करता है कि कितने गुड्स मेरे कंज्यूम होंगे। जिस एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ की डिमांड ज़्यादा होगी, हाउएवर जिस एरिया में लोग कम हैं, लो पॉपुलेशन है, वहाँ डिमांड मेरी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। खरीदने वाले लोग ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी? कॉम्पोजिशन में जैसे एज, किस एज ग्रुप के लोग हैं, किस जेंडर के लोग हैं, कहीं फीमेल ज़्यादा रहती हैं तो फीमेल के प्रोडक्ट्स वहाँ ज़्यादा बिक रहे हैं, मेल जिस एरिया में ज़्यादा रहते हैं, मेल डोमिनेटेड रीजन है, वहाँ मेल के प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं। वैसे ही ऑक्यूपेशन अगर हम देखें किस तरह के लोग रह रहे हैं, कहीं सीएज रहते हैं, कहीं डॉक्टर रहते हैं, जिस एरिया में डॉक्टर ज़्यादा रहते हैं वहाँ स्टेथोस्कोप बिक रहा है, जिस एरिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग रहते हैं वहाँ हो सकता है टैली का सब्सक्रिप्शन खूब यहाँ पे बिक रहा है, और एक बिजी करके आता है सॉफ्टवेयर, उसका सब्सक्रिप्शन बिक रहा है। तो हो सकता है कि ऑक्यूपेशन पे भी डिपेंड करे। अब जिस एरिया में लेबर ज़्यादा रहते हैं वहाँ वही बताया फावड़ा बिकेगा, तसला बिकेगा, और जिस एरिया में एजुकेटेड लोग रहते हैं वहाँ हो सकता है बुक्स बिकेंगी, उनके काम की बुक बिकेंगी, इनकम टैक्स की बुक बिक रही है। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, ग्रोइंग पॉपुलेशन से क्या होगा कि हमारी घरों की डिमांड बढ़ जाएगी। अब लोग बढ़ रहे हैं तो रहेंगे कहाँ? पॉपुलेशन बढ़ गई तो घर की डिमांड मेरी बढ़ गई। वहीं यंग पॉपुलेशन जिस एरिया में है वहाँ गैजेट्स, टूल्स ज़्यादा बिक रहे हैं, गैजेट्स, गैजेट मतलब एआई का ज़्यादा यूज़ हो रहा है उस एरिया में, फ़ोन ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं,
वहीं जहाँ बुढ़े लोग हैं उन लोग को फ़ोन ही चलाना नहीं आता है, आउटडेटेड हो गए हैं, उनके ज़माने में कुछ और होता था, अभी कुछ और चीज़ें हो गई हैं, तो उन्हें चीज़ें समझ ही में नहीं आती हैं। जिस एरिया में बुढ़े लोग ज़्यादा रहते हैं, एल्डरली पीपल ज़्यादा रहते हैं, वहाँ मेडिसिन की डिमांड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम को अगर हम कहें कि इनकम किस तरह से, टोटल इनकम मेरी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या मेरा पुअर आदमी जो है और रिच आदमी जो है उनके पास ऑलमोस्ट बराबर पैसे होते हैं? ऐसा है? नहीं। अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है, गरीब जो है वो और गरीब होता जा रहा है। तो इनकम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब मेजरली अमाउंट जो मेरा है, मान लीजिए एक कंट्री में 1000 करोड़ रुपए सर्कुलेट होते हैं। अब इस 1000 करोड़ रुपए में 10% लोगों के पास, मेरे 900 करोड़ रुपए तो 10% लोग रखे हुए हैं, हाउएवर जो बचे हुए 90% लोग हैं उनके पास 100 ही करोड़ रुपए हैं। तो इन 10% के पास ये पावर है कि ये डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब जहाँ पे रिच लोगों के पास एकदम पैसा भरा पड़ा हुआ है तो वहाँ पे लग्जरी गुड्स की डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। लेकिन वहाँ अगर कहीं पे इक्वल है, लोगों के पास हो सकता है बहुत ज़्यादा अमीरी गरीबी का डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ नेसेसिटीज़, एसेंशियल गुड्स की डिमांड, ये सब चीज़ों की डिमांड रहेगी। क्योंकि कोई अमीर है नहीं, लग्जरी गुड्स की तरफ कोई इंक्लाइंड हो नहीं रहा है, सब अपने अपने में खुश हैं, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम पे भी डिमांड डिपेंड करती है। हाउ इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोसाइटी अफेक्ट्स द डिमांड। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब ज़्यादा भेदभाव नहीं है, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा, किसी के पास कम पैसा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास बराबर एक इक्वल पैसा है। और ऑलमोस्ट बराबर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सबके पास एकदम 10 ही रुपए है, 1000 ही रुपए है सबके पास। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल होता है रियल लाइफ में कि ऑलमोस्ट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ पे नेसेसिटीज़, एसेंशियल गुड्स की डिमांड, नॉर्मल गुड्स की डिमांड, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन अगर अमीरों के पास पैसा भरा पड़ा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ ग्रुप के पास पैसा भरा पड़ा है, कुछ ग्रुप है उनके पास पैसा ही नहीं है, तो वहाँ डिमांड फॉर द लग्जरी गुड्स ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल है कि मिडिल क्लास ग्रोथ इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द डेली गुड्स। मिडिल क्लास के पास पैसा है तो रोज़मर्रा के सामान वो ज़्यादा खरीदेंगे। हाउएवर वहीं पे अगर कोई रिच क्लास वाले हैं तो रिच क्लास वाले क्या करेंगे, लग्जरी कार खरीदेंगे, बड़े बड़े घर खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा कि लग्जरी गुड्स की डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है इनकम, तो इससे क्या होगा मेरा कि प्रीमियम प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे, एसेंशियल प्रोडक्ट की डिमांड मेरी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है डिमांड। मान लीजिए कि ठंड आ गई तो लोगों ने निकालना शुरू किया, जैकेट्स निकालना शुरू किए, स्वेटर्स निकालने शुरू किए। लेकिन गर्मी आ गई तो वही स्वेटर और जैकेट जाके अंदर हो गए अलमारी के। तो डिपेंड करता है विंटर चल रहा है कि समर चल रहा है कि मानसून चल रहा है, इस पर डिमांड डिपेंड करती है। विंटर के टाइम पे लोग जैकेट ज़्यादा खरीदेंगे, स्वेटर ज़्यादा खरीदेंगे। वहीं गर्मी के टाइम पे लोग हल्की टी शर्ट ज़्यादा खरीदेंगे, कॉटन वाली टी शर्ट ज़्यादा खरीदेंगे, व्हाइट टी शर्ट ज़्यादा खरीदेंगे। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि डिमांड जो है सीजन और वेदर के हिसाब से भी चेंज करती है। वुलन क्लोथ्स की डिमांड विंटर में ज़्यादा होगी, कोल्ड ड्रिंक की डिमांड समर में ज़्यादा होगी, अम्ब्रेला की डिमांड रेनी सीजन में ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट फैक्टर्स आता है। गवर्नमेंट फैक्टर्स क्या कहता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, टैक्सेस, सब्सिडीज, रेगुलेशन अफेक्ट करती हैं डिमांड को। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल बनाकर। ये हमारा है प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए मान लीजिए कोई मेडिसिन है। मेडिसिन है और बहुत ही ज़रूरी मेडिसिन है। पहले क्या होता था कि इसका प्राइस था मान लीजिए 10,000 रुपीज़ पर टैबलेट, 10,000 रुपीज़ पर टैबलेट। अब इस पर गवर्नमेंट की नज़र पड़ी कि यहाँ पे अब 10,000 रुपीज़ इतना महंगा है, कुछ लोग जिनको सही में ज़रूरत है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इस पर गवर्नमेंट की नज़र पड़ी। गवर्नमेंट ने कहा कि ए मैन्युफैक्चरर, मेरी बात सुनो गौर से, कि मैं अब तुमको दूंगा सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब क्या है कि कुछ पैसे तुम कंज्यूमर से ले लेना और कुछ पैसे तुम मुझसे ले लेना, यानी गवर्नमेंट से ले लेना। तो अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट हमारी अच्छी, एकदम प्यारी हमारी गवर्नमेंट, उसने कहा कि अब ये 10,000 का ब्रेकअप ऐसे होगा कि इसमें हम देंगे 9,990 रुपये जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे देगी तुम्हें मैन्युफैक्चरर। अब तुम ये 10 रुपये पर टैबलेट बेचो। तो 10 रुपये पर टैबलेट बेचने से मेरा क्या होने लगा, 10 रुपये पर टैबलेट बिकना शुरू हुई। जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे उन्होंने अफोर्ड करना शुरू किया, तो डिमांड उनकी बढ़ गई मेडिसिन की। तो ये क्या थी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि वो सब्सिडी देगी मैन्युफैक्चरर्स को। और उसकी वजह से क्या हुआ मेरा कि अल्टीमेटली मेरा प्राइस कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 रुपये हो गया, 10,000 की चीज़ 10 रुपये हो गई। तो इससे क्या हुआ कि डिमांड मेरी बूस्ट हो गई। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी कैसी है और सब्सिडी गवर्नमेंट देती है कि नहीं है, उस पर डिपेंड करता है। टैक्स पॉलिसी हम समझते हैं कि टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। टैक्स, पहले एक कंज्यूमर 10 लाख रुपए कमाता था और मान लीजिए यहाँ पे टैक्स रेट मेरा था 12.5%, 12.5% मेरा था टैक्स रेट। अब क्या हुआ, वो कंज्यूमर 10 ही लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन नया बजट आया, टैक्स रेट बढ़ा के 20% कर दिया गया। अब 20% कर दिया गया तो यहाँ पे उसके पास कितना बचेगा, 10 लाख में से चला गया उसके 2 लाख रुपीज़ टैक्स में चले गए। अब मेरा यहाँ पे कितना बच रहा है, 8 लाख रुपए बच रहा है।
वहीं अगर यहाँ पे हम 12.5% से टैक्स पे करते, हो सकता था मेरा वाई इनकम जो है मेरी ज़्यादा निकल के आती, इन हैंड डिस्पोजेबल इनकम जो खर्चा करने के लिए हमारे पास रेडी है वो ज़्यादा निकल करके आती। लेकिन टैक्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि मेरे पास पैसे कम बच रहे हैं। अब पैसे मेरे पास कम बच रहे हैं तो इससे क्या हुआ कि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। डिस्पोजेबल इनकम, मेरे हाथ में जो खर्चा करने के लिए पैसे था उसको डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। डिस्पोजेबल इनकम मेरी टैक्स बढ़ने की वजह से कम हो गई। कम हुई तो मेरा क्या हुआ कि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गई। परचेजिंग पावर कम हो गई तो हम किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी अब डिमांड जो है अल्टीमेटली कम हो गई। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो भी अफेक्ट करती है डिमांड को। बता ही दिया, टैक्सेस, सब्सिडी, सब्सिडी का एग्जांपल हो गया, टैक्सेस हो गया, रेगुलेशन, इनसे डिमांड हमारी अफेक्ट करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट फैक्टर मतलब गवर्नमेंट किस तरह की पॉलिसीज अपनी बनाती है उस पर डिपेंड करता है। एग्जांपल हमारा क्या है कि हायर टैक्स से क्या होगा कि डिमांड फॉर द सिगरेट्स घट जाएगी। अब डिमांड फॉर द सिगरेट्स कैसे घट जाएगी इसको समझते हैं। जीएसटी का नाम सुना है? कुछ दिन पहले क्या हुआ, जीएसटी 2.0 आया, रिफॉर्म आया। अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट रिवाइज कर दिए। टैक्स रेट रिवाइज कर दिए तो अब इसमें क्या हुआ, सिन गुड्स, सिन गुड्स मतलब जो हार्मफुल गुड्स होते हैं कंज्यूमर के लिए, उस पर टैक्स रेट गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है का मतलब क्या हुआ कि आई गेस 40% है। तो अगर कोई चीज़ पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब वो 40% बढ़ने के बाद वो 140 रुपए की मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि हार्मफुल गुड्स जो हैं वो महंगे पड़ने लगेंगे, कंज्यूमर को महंगे पड़ने लगेंगे तो वो उनका कंजम्पशन कम कर देगा। वैसे ही सिगरेट्स के केस में हुआ है कि गवर्नमेंट ने अब टैक्स रेट बढ़ा दिया है। टैक्स रेट बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि अब डिमांड जो है सिगरेट्स की कम हो जाएगी, क्योंकि सिगरेट्स पे टैक्स बढ़ गया है। अब सिगरेट का प्राइस भी बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड घट जाएगी हमारी। सब्सिडी इंक्रीजेज द एलपीजी यूजेज। एलपीजी के केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी के तौर पे पैसा वापस कर देती है सोर्स अकाउंट में आपके, जिस अकाउंट जो अकाउंट नंबर आपने दिया होगा वहाँ एजेंसी वगैरह में, उसमें कुछ पैसा आ जाता है वापस। तो इससे क्या होता है कि कुछ पैसा हमें वापस मिल जा रहा है, तो प्राइस हमें कम पड़ रहा है अल्टीमेटली, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। टैक्स कम करना जो है व्हीकल की डिमांड को बढ़ा देगा। टैक्स कम करना व्हीकल की डिमांड को कैसे बढ़ा देगा? व्हीकल्स पे पहले मान लीजिए 40% टैक्स लगता था तो महंगा पड़ रहा था। इंपोर्ट ड्यूटी पहले 100% लगती थी, 120% लगती थी, लेकिन अब इंपोर्ट करने के लिए 80% ही पे करना पड़ रहा है मान लीजिए, या 40% ही पे करना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, लोग ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। डोमेस्टिक व्हीकल पे अगर मान लें लोकली मैन्युफैक्चर जो हो रहे हैं व्हीकल, उनका ही टैक्स रेट अगर कम हो जाए कि अब इतना टैक्स नहीं देना है, तो उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के बाद हम कवर करेंगे डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल के बाद हम कवर करेंगे कर्व, कर्व के बाद हम कवर करेंगे मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। नेक्स्ट लेक्चर का हमारा इतना टारगेट है। उसके बाद हमारे 2 टॉपिक और बच जाएंगे, रीजन फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, और हमारा एक और टॉपिक बच जाएगा एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसी के साथ हमारा हो जाएगा चैप्टर वाइंड अप। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।